हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारी ये सीडीपी की क्लास है। यूपी टेट के लिए हम आपके लिए बाल विकास के लिए जो क्लास होती है, बाल विकास आपका सब्जेक्ट होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट आपको डेली यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। उसी श्रृंखला में हमारी ये आज की क्लास है। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। जो बच्चे का शारीरिक वृद्धि होती है और विकास होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तत्परता, बी अभिवृद्धि, सी गतिशीलता या डी आनुवांशिकता। तो दोस्तों, उसे कहा जाता है अभिवृद्धि। शारीरिक वृद्धि और विकास जो होता है बच्चे का, उसको एक शब्द में बोलते हैं अभिवृद्धि। उसे अभिवृद्धि कहा जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नवजात शिशुओं का भार होता है, यानी कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनका जो वेट होता है वो कितना होता है? ऑप्शन ए 6 पाउंड, बी 7 पाउंड, सी 8 पाउंड या डी 9 पाउंड। तो देखिए दोस्तों, ये जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनका जो वेट होता है, उनका जो वजन होता है वो होता है आपका 7 पाउंड। 7 पाउंड के आसपास उनका वजन होता है, यानी कि 7.5 पाउंड कह सकते हैं आप। 7.5 पाउंड, और केजी में बोलेंगे तो आप 3.17 केजी हो जाएगा। इतने पाउंड का मतलब 3.17 केजी। और उनकी जो लंबाई होती है, बच्चों की जो आइडियल लंबाई होती है वो होती है 19.5 इंच, यानी कि 19.5 इंच उनकी लंबाई हो जाएगी। इतना 3.17 केजी वेट और 7.5 आपका पाउंड में हो जाएगा, या 7 पाउंड भी बोल सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विकास डैश 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 है। ऑप्शन ए शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, बी नीचे से ऊपर की ओर होता है, सी एक आयामी है या डी वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए साथियों, जो विकास होता है वातावरणीय कारकों से बिल्कुल प्रभावित होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। एक आयामी है नहीं, बहुआयामी होता है विकास, मल्टी डायमेंशनल होता है। नीचे से ऊपर की ओर होता है, ये भी गलत है। जो आपका विकास है शीर्षाभिमुख होता है, शीर्ष से पैर की, सिर से पैर की तरफ, है ना। और आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में। यानी कि जो पहले आपका शरीर का मध्य स्पाइनल कॉर्ड होता है, फिर उसके बाद हार्ट आता है, फिर हाथ, आपके उंगलियां आती हैं, तो मतलब कि शरीर के मध्य से बाहर की ओर आपका विकास होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डैश 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 जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। यानी कि जन्मजात जो वैयक्तिक गुण होते हैं उनका योगफल क्या है? ऑप्शन ए समानता, बी निरंतरता, सी वंशानुक्रम या डी युयुत्सा। तो देखिए, जन्मजात जो वैयक्तिक गुण होते हैं, जन्मजात जो वैयक्तिक भिन्नता होती हैं, वो होती हैं आपकी वंशानुक्रम कहलाती हैं। आपकी जो वंशानुक्रम होती हैं, जो आपके वंशजों से, माता पिता से या आपके पूर्वजों से आपका जीन्स के रूप में जो ट्रांसफर होती हैं, वह उसे वंशानुक्रम कहा जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी बच्चे के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? जो बच्चे का सामाजिकरण होता है उसकी जो प्राथमिक संस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए स्कूल एवं पास पड़ोस, बी परिवार और संचार माध्यम, सी पास पड़ोस एवं शिक्षक या डी परिवार एवं पास पड़ोस। तो दोस्तों, बच्चे का जो सामाजिकरण होता है, बच्चे की प्राथमिक आपकी संस्थाएं कौन सी होंगी? देखिए, बच्चा जन्म लेता है परिवार में, है ना। 2 से 3 साल तक बच्चा कहीं नहीं जाता, परिवार में रहता है। और जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो आस पड़ोस में भी बच्चे को खिलाने लगते हैं, आस पड़ोस में भी जाता है। तो बच्चे का सामाजिकरण वहीं से, जन्म से स्टार्ट हो जाता है। आपका सबसे पहली संस्था परिवार और उसके बाद पास पड़ोस, है ना। तो ये प्राथमिक संस्थाएं हो जाएंगी, परिवार और पास पड़ोस, ये आपकी प्राथमिक संस्थाएं हो जाएंगी। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल डी सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? जो मतलब ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन ए कैनन, बी युंग, सी क्रेस्मर या डी स्प्रेंजर। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन ए में कैनन। जो कैनन
जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। वो कितने बताए हैं? देखिए, ग्रंथियों के आधार पर उन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। एक तो बताए हैं थायराइड वाले, दूसरा बताए हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड वाले, जो पिट्यूटरी हमारी पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी, और तीसरे बताए हैं आपके एड्रिनल जो ग्रंथि होती है हमारी, उसके आधार पर एड्रिनल। ठीक है साथियों, ये 3 प्रकार बताए हैं, थायराइड, पिट्यूटरी और एड्रिनल। इनके आधार पर इन ग्रंथियों के आधार पर कैनन ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं। जो फ्रायड के अनुसार जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उसके प्राथमिक संरचनात्मक तत्व कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए चेतन, अवचेतन, अचेतन, बी इदम अहम परा अहम, सी आनंद के सिद्धांत, या डी रक्षात्मक प्रतिक्रिया। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी में इदम अहम परा अहम। ये आपके तीनों जो है ये आपके व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व बताए हैं फ्रायड ने। अब क्या होते हैं ये इदम अहम परा अहम? देखिए, ये होता है, इंग्लिश में बोलते हैं आप इनको इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो, है ना, सुपर ईगो, ये होते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इदम अहम पराहम बोल देते हैं। अब इड, ईगो, सुपर ईगो क्या होते हैं? देखिए, इड इदम जो होता है ये होता है आपका वर्तमान में जीने वाला, मतलब कि किसी भी तरह की जो आपकी गलत आदतें हैं या हर तरह की कुल मिलाकर कुछ भी करके उसको सुख प्राप्त करना है, ये इड होता है, आपका इदम होता है। जो सुपर ईगो होता है वो आपका समाज की सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, उन सभी को भरा होता है, उन सभी से भरा होता है। तो वो इड से उसका द्वंद्व चलता रहता है कि इड आपका मार काट ये सब से भरा होता है, क्योंकि उसको तो बस सुख चाहिए, कैसे ही मिल जाए, है ना। सुपर ईगो आपका नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, इन सभी से भरा हुआ होता है। तो इनके बीच में कार्य करता है एक आपका ईगो, जो इड और सुपर ईगो या इदम और परा अहम के बीच में जो सामंजस्य स्थापित करता है वो करता है आपका ईगो। तो भाई वो मारकाट, मतलब कुछ भी करके उसको सुख चाहिए। परा अहम बोलता है कि नहीं, ये सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है, नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। तो उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करता है आपका ईगो अहम। ये होते हैं आपके इदम अहम और परा अहम। चलिए, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? जो आपका प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण होता है, इससे कौन संबंधित है? इसको देखिए, इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट में TAT, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। ऑप्शन ए सी डी मॉर्गन, बी HA मुरे, सी एक व दोनों, या डी JL मोरेनो। तो देखिए, जो TAT का परीक्षण दिया था वो मॉर्गन और मुरे दोनों ने दिया था। यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सी सही हो जाएगा। मॉर्गन मुरे दोनों ने दिया था। TAT इंग्लिश में थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ये इंग्लिश में भी पूछा जाता है, इंग्लिश में भी आ जाता है। एक तो आपका देखो हिंदी में आ गया कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, एक आता है आपका डायरेक्ट खाली TAT आपने किसने दिया है, एक आता है इसकी फुल फॉर्म दे दी जाती है कि थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट किसने दिया। ये तीनों एक ही है। इसका मॉर्गन और मुरे दोनों ने दिया था। ऑप्शन बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश डैश काल है। यानी कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो है वो कैसा काल है? ऑप्शन ए कम महत्वपूर्ण, बी अहम महत्वपूर्ण, सी अति संवेदनशील, या डी निरपेक्ष। तो देखिए दोस्तों, जो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो होता है वो बिल्कुल अति संवेदनशील काल होता है, क्योंकि बच्चा का जो भाषा विकास होता है सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। आपका सामाजिकरण होता है बच्चे का, यहीं पर होता है। भाषा विकास बिल्कुल यहीं पर होता है। प्रारंभिक बचपन काल जो होता है ये बिल्कुल संवेदनशील काल होता है। यहीं पर बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा भाषा विकास होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया, देखिए एक स्टेटमेंट आपको ये मिल गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? एक सतत प्रक्रिया है। तो जिसमें सम्मिलित है ऑप्शन ए सीखने वाला, बी पाठ्यक्रम, सी शिक्षण के उद्देश्य, या डी उपरोक्त सभी। तो साथियों देखिए, मूल्यांकन में जो सम्मिलित होगा सीखने वाला होगा, तभी तो उसका मूल्यांकन होगा। कोई सीखेगा उसके बाद मूल्यांकन किया जाएगा। पाठ्यक्रम, भाई पाठ्यक्रम बहुत जरूरी है। आपका शिक्षण के उद्देश्य है, मतलब उसको पढ़ने का सीखने का क्या उद्देश्य है
वो भी जरूरी है। तो आपका सभी के सभी हो जाएंगे यहाँ पर उपरोक्त सभी, मूल्यांकन में ये सभी सम्मिलित होते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से शब्दों को न पहचान पाना किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है? यानी कि शब्दों को न पहचान पाना, न पढ़ पाना, पठन अक्षमता होती है, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, बी डिस्ग्राफिया, सी डिस्कैलकुलिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उसको बोलते हैं आपका डिसलेक्सिया। जो पठन अक्षमता होती है, शब्दों को ना पहचान पाना होता है, जैसे 100 को वाज पढ़ देते हैं, तो ये भी इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। ये होता है आपका डिसलेक्सिया, पठन अक्षमता, ये पठन से संबंधित। ठीक है, आगे है आपका डिस्ग्राफिया, जिसे ग्राफ से ही समझ आना चाहिए आपको कि ग्राफ, डिस्ग्राफिया, ग्राफ से मतलब लिखना, ये लिखने की अधिगम अक्षमता होती है। ये लिखने में कोई अधिगम अक्षमता है तो वहाँ डिस्ग्राफिया बोला जाएगा। डिस्कैलकुलिया ये गणना संबंधी या गणित संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं, जो अक्षमता होती है, वो डिस्कैलकुलिया कहलाती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ब्रेल लिपि के जनक हैं, जो ब्रेल लिपि है उसके जनक कौन है? ऑप्शन ए चार्ल्स ब्रेल, बी लुई ब्रेल, सी बारबियर ब्रेल या डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए आपको पता है कि ब्रेल लिपि के जनक कौन है, कि हाँ ब्रेल ब्रेल करके है कोई, लेकिन इसने देखिए सारे ऑप्शन में ब्रेल ब्रेल करके अलग अलग ही दे दिए कि चार्ल्स ब्रेल, लुई ब्रेल, बारबियर ब्रेल। अब सारे ब्रेल है इसमें, तो आपको पूरा नाम याद होना चाहिए। ये दिया था आपका लुई ब्रेल ने, ऑप्शन बी सही है यहाँ पर, लुई ब्रेल ने दिया था। ये आपका 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे? जो 140 से अधिक बुद्धि लब्धि है, आईक्यू लेवल है जिसका, उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? ऑप्शन ए मूर्ख, बी मंदबुद्धि, सी सामान्य बुद्धि या डी प्रतिभाशाली। तो साथियों उसको रखा जाएगा प्रतिभाशाली, यानी कि जो औसत लेवल से अधिक बुद्धि लब्धि होती है। औसत लेवल कितना होता है बच्चे का? देखिए 90 से 110 होता है बुद्धि आईक्यू लेवल, जो औसत लेवल पर होता है, औसत बच्चा होता है, एवरेज बच्चा होता है। लेकिन उससे 140 से भी अधिक है तो यहाँ पर वो प्रतिभाशाली, गॉड गिफ्टेड बच्चा हो जाएगा, है ना, प्रतिभाशाली बच्चा हो जाएगा। ऑप्शन डी पर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, यानी कि अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ है उसको क्या कहा जाएगा? उसको ऑप्शन ए स्मृति, बी सीखना, सी प्रेरणा, डी चिंतन। तो देखिए साथियों अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आपका सीखना कहलाता है, यानी कि आपने कुछ कोई चीज अनुभव की, उसके द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, अनुभव आपका अनुभवों से सीखा, मतलब क्या होता है? आपका व्यवहार चेंज हुआ। व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही तो सीखना होता है ना? तो व्यवहार चेंज होगा तभी आपका सीखना होता है। तो यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, व्यवहार, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना होता है, ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15। कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करेंगे? ऑप्शन ए व्यक्तिगत कारक, बी वातावरण संबंधी कारक, सी सामाजिक कारक या डी उपयुक्त सभी। तो देखिए अधिगम को ये सभी के सभी कारक प्रभावित करेंगे। कैसे? व्यक्तिगत कारक है, किसी का कोई मान लीजिए मानसिक संतुलन थोड़ा खराब है, या आपका कोई मान लीजिए अधिगम ऐसा तो है नहीं खाली पढ़ना ही अधिगम है कि पढ़ के बस बैठो, तो आप कोई साइकिल चलाना सीख रहा है वो भी तो अधिगम है एक तरह का। अब किसी के पैर में चोट लग रही है तो साइकिल कैसे चलाएगा? तो वो प्रभावित हुआ उसका अधिगम वहाँ पर। वातावरणीय संबंधी कारक, अब जैसा वातावरण चाहिए वैसा नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ भी आपका, मान लीजिए पढ़ने बैठे हैं आप, बाहर डीजे बज रहा है तो आप नहीं पढ़ पा रहे, नहीं अधिगम हो रहा आपका, वहाँ पर भी आपका वातावरण संबंधी कारक जो प्रभावित करेगा। सामाजिक कारक तो बिल्कुल है, सामाजिक कारक तो सब हर तरह से प्रभावित करता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही, डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सीखने में बाधा डालने वाला एक कारक है, सीखने में जो बाधा डालता है उसमें से इसमें कौन सा कारक होगा? ऑप्शन ए प्रेरणा, बी अहंकारी भावनाएं, सी ध्यान या डी रुचि। तो देखिए प्रेरणा जो दिया है आपका, प्रेरणा तो सीखने में एक तरह का मोटिवेशन का जो है, एक तरह और अच्छे से सीखता है बच्चा, है ना। मोटिवेशन इज द पाथवे ऑफ लर्निंग, अभी प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, ये तो स्किनर द्वारा दिया गया है, तो ये तो एक कारक नहीं होगा। ध्यान आपका, जब आप ध्यान आपका ध्यान से तो और अच्छे से सीख पाएंगे, ध्यान दोगे किसी चीज़ पे तो और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आपकी लर्निंग होगी। रुचि नहीं है,
तो सीखने में बाधा होगी। लेकिन रुचि आपकी तो बाधा नहीं हो सकती। अब आप रुचि रखते हैं तो वो बाधा क्यों हो जाएगी? रुचि रखते हैं किसी चीज़ को सीखने में तो आप जल्दी से सीखेंगे, तो ये भी बाधा नहीं हुई। लेकिन जो अहंकारी भावनाएं हैं, जो आपकी अहम की भावना होती है कि बस मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे सब आता है, ये है, तो वो अहंकारी भावना सीखने में कहीं ना कहीं आपकी बाधा डाल सकती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सीखने की प्रक्रिया होती है। सीखने की प्रक्रिया कैसे होती है? ऑप्शन ए सिर्फ कक्षा कक्ष में, बी पाठशाला के अंदर, सी पाठशाला के बाहर, या डी पाठशाला के अंदर और बाहर दोनों जगह। अब तो देखिए साथियों, अब इसमें ऑप्शन पहला क्या है? सिर्फ कक्षा कक्ष में। ऐसा थोड़ी है कि खाली आप क्लासरूम में ही सीखते हैं, बाहर भी तो सीखते हैं भाई, है। पाठशाला के अंदर की खाली विद्यालय के अंदर ही सीखते हैं, बाहर भी सीखते हैं, बाहर घर पे भी तो आके पढ़ते हैं। आप कुछ मान लिया खाना बनाना सीख रहे हैं, वो भी लर्निंग ही होती है, खाली पढ़ना लर्निंग थोड़ी है। आप कोई मान लीजिए कार चलाना, ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो वो भी आपकी लर्निंग है, वो भी सीखना है, तो वो तो बाहर हो रहा है, पाठशाला के बाहर ही हो रहा है। तो पाठशाला के अंदर और बाहर दोनों जगह होती है सीखने की प्रक्रिया। अंदर आप पाठशाला के अंदर भी सीखते हैं, भाई टीचर पढ़ा रहा है तो वो सीख के आओगे आप। बाहर भी सीखोगे। बाहर कैसे सीखोगे? आपका एग्जाम है तो आप पढ़ोगे तो सीखोगे। और दूसरा, आप वैसे काम भी करते रहते हो भाई, आपका पशुओं को चारा डालना, पानी पिलाना, या आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, आप मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो ये सभी बाहर होती हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? जो अधिगम में पुरस्कार और दंड दिया की अवधारणा दी थी, वो किसने दी थी? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी कोहलर व कोफ्फा, सी स्किनर, या डी अल्बर्ट बंडूरा। तो साथियों ये दी थी आपकी स्किनर महोदय ने। जो आपके स्किनर महोदय थे, उन्होंने अधिगम में पुरस्कार और दंड की अवधारणा दी है। यानी कि उन्होंने जो चूहों पर प्रयोग किया था स्किनर साहब ने, तो उनको ऐसे ही तो किया था। मान लीजिए चूहा बटन दबा रहा है, उसको आपको बिजली के झटके लगते थे, उसको दंड मिला। उसने गलत जगह गया तो उसको दंड मिला, और सही जगह गया तो उसको खाने को मिला, वो पुरस्कार हुआ उसका। तो ये आपका बिल्कुल सी सही जवाब है, स्किनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? यानी कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को बिल्कुल नकार दिया है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी पावलाव, सी स्किनर, या डी आपकी गुथरी। तो इसमें सही जवाब आपका गुथरी। जो आपके गुथरी थे, इन्होंने पुरस्कार जो शब्द है, जो पुरस्कार है बाल अधिगम में, उसको बिल्कुल पूरी तरह से नकार दिया है। कि इन्होंने कहा है कि पुरस्कार का कोई महत्व नहीं है बाल अधिगम विकास में। उन्होंने जो समीपता का सिद्धांत दिया है गुथरी ने, समीपता का सिद्धांत, गुथरी ने एक समीपता का सिद्धांत दिया है। उसमें क्या कहा इन्होंने? जो मान लीजिए इन्होंने एक प्रयोग किया था कि बिल्ली यहाँ पर है और ये आपके चारों तरफ छोटे छोटे रास्ते हैं, एक इतना दूर है, एक इसके पास है। मान लीजिए बिल्ली यहाँ पर है, एक रास्ता यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ भी रास्ता है। उन्होंने कोई चीज को एक तरह से वो एक आवाज की, या जैसे बिल्ली डर जाए जिससे, तो बिल्ली डर के कहाँ से भागी? वो बिल्कुल अपने पास के रास्ते से भागी, जहां उसका पास करा। वो वहां से भी सकती थी, यहाँ से भी सकती थी, यहाँ भी जा सकती थी, यहाँ से भी जा सकती थी, लेकिन वो बिल्कुल अपने पास के रास्ते से भागी। क्यों भागी? तो उसको अपनी जान बचाने की बिल्कुल समीपता का सिद्धांत, यही समीपता का सिद्धांत है कि बिल्कुल जो हमारे बिल्कुल निकट चीजें हैं, पहले हम उसको प्राप्त करते हैं, उसके थ्रू हम बाहर जाएंगे। तो वहां पर बिल्कुल आपका डी सही जवाब है। गुथरी महोदय ने समीपता का सिद्धांत से स्पष्ट किया था कि पुरस्कार का कोई महत्व नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बालकों में अधिगम डैश 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 है। मतलब बालकों में अधिगम कैसे है? ऑप्शन ए ज्ञान को रटने से होता है, बी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने से होता है, सी शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण से होता है, या डी क्रिया करके होता है। अब देखिए बालकों में जो अधिगम होता है वो कैसे होता है? ज्ञान को रटने से थोड़ी होता है, रटने से ज्ञान का बच्चों में अधिगम थोड़ी होगा। केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ने से भी अधिगम नहीं होता है। पाठ्य पुस्तक से भी अलग बहुत ही चीजें हैं भाई जीवन में। शिक्षक द्वारा ज्ञान के वही शिक्षक ज्ञान का स्थानांतरण करे जा रहा है। ऐसे कोई फाइल थोड़ी है कोई उसमें कि ये मूवी उसमें डाल दी, फाइल भर दी और हो गया अधिगम, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन जब तक लर्निंग बाय डूइंग, क्रिया करके नहीं सीखेगा बच्चा, लर्निंग बाय डूइंग आपका जॉन डी वी महोदय ने दिया है, जब तक बच्चा क्रिया करके नहीं सीखेगा तो वो अधिगम नहीं होगा बच्चे का। यहाँ पर बिल्कुल डी सही जवाब है, क्रिया करके होता है अधिगम।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।